हेलो एवरीवन। आज हम लोगों का सीआरपीसी का 10th डे है और लास्ट डे भी है। आज हम लोगों की सीआरपीसी कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें हमने आपको प्रत्येक दिन लगभग 50 सेक्शंस दिए हैं। आज ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं इससे अधिक मैटर, तो हमारी यूपी पीसीएस जे करके प्लेलिस्ट है, उसमें कंप्लीट सीआरपीसी एक प्लेलिस्ट में 10 वीडियोस पड़े हुए हैं। उन पर आप चले जाएं, उनको क्लिक करें। उनके साथ भी पीडीएफ लगा हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ मेंस के हिसाब से हैं। इसके अलावा 2022 के सुप्रीम कोर्ट के जितने भी केस लॉज हैं सेक्शन वाइज, जैसे शुरू के 50 सेक्शन, फिर शुरू के 100 सेक्शन, इस तरह से सेक्शन वाइज सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स जो 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं सीआरपीसी से संबंधित, वो दिए हुए हैं। उसकी भी एक प्लेलिस्ट है, कंप्लीट सीआरपीसी जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट 2022 करके लिस्ट है। कई एक प्लेलिस्ट है, आपको जब भी कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो वहाँ पर आप उस सब्जेक्ट से संबंधित प्लेलिस्ट को सर्च कर लें। और अगर इससे अलावा कोई आपको परेशानी है, कोई असुविधा हो रही है, तो आपने चूँकि नंबर भी दिया हुआ है, आप हमारे नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। और उसके अलावा अगर आप ज़्यादा गाइडेंस चाहते हैं या प्रॉपर पढ़ना चाहते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, तब भी आप हमसे हमारे नंबर पर संपर्क करिएगा, हम आपको गाइड करेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग आज का टॉपिक, हालांकि इससे जो अध्याय 33 है, ये धारा 436 से लेकर 450 तक है। इसका हम वर्णन पिछले टर्म पे भी कर चुके हैं, क्योंकि हमने धारा 436, 437, 437 का ये सब पिछले टर्म पे पढ़ाई हुई है। चूँकि बड़ा टॉपिक था धारा 438, इसलिए हमें आज पढ़ाना था। बहुत बड़ा टॉपिक है, ये बहुत बड़ी धारा है। धारा 438 ये कहलाती है गिरफ्तारी की आशंका करने वाले व्यक्ति की जमानत स्वीकार करने के लिए निर्देश। चूँकि ब्रैकेट में मुख्य परीक्षा लिखा हुआ है, क्यों लिखा है? क्योंकि इसका बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है और ख़ास तौर से यूपी वालों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि इससे पहले यूपी में ये 438 है, अग्रिम जमानत जिसको कहते हैं, एंटीसिपेटरी बेल, इसके बारे में प्रावधान लुप्त कर दिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था बीच में। अब यूपी में भी ये प्रभावी रूप से 438 धारा कार्यरत है। इसलिए आप क्या करें, इसको बहुत ध्यान से पढ़ें। थोड़ा सा बड़ा वीडियो हो सकता है, क्योंकि आज हमें कंप्लीट मैटर करना है, तो इस लास्ट करना है सीआरपीसी का, फिर आईपीसी आपको मिलेगा। देखें, धारा 438, इसकी उपधारा 1 धारा 38 कहलाती है। हालांकि हमने अभी पढ़ के सुना दिया, आप पढ़ के सुनाइए। आपको गिरफ्तारी की आशंका करने वाले व्यक्ति की जमानत स्वीकार करने के लिए निर्देश, उपधारा 1 देखें, बहुत ध्यान से समझें। बड़ा टॉपिक है, इसलिए समझना ज़रूरी है और ऐसे ही लिखना है जैसे हम बता रहे हैं, जैसे हमने मैटर लिख के दिखाया आपको। पहली उपधारा है, जब किसी व्यक्ति को ये विश्वास करने का कारण है कि हो सकता है उसको किसी अजमानती अपराध के किए जाने के अभियोग में गिरफ्तार किया जाए, तो वो इस धारा के अधीन निर्देश के लिए उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय को आवेदन कर सकता है कि ऐसी गिरफ्तारी की स्थिति में उसको जमानत पर छोड़ दिया जाए। और उच्च न्यायालय अन्य बातों के साथ निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए, होगा क्या, देखिए मैटर क्या हुआ। धारा 1 ये कह रही है कि किसी व्यक्ति को लग रहा है कि उसे आशंका है कि हो सकता है हमें किसी अजमानती अपराध के संदर्भ में जिसका अभियोग लगाया जा सके या उस अभियोग के अंतर्गत गिरफ्तार किया जा सके, तो वो क्या करेगा, उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय को आवेदन करेगा। और उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय क्या करेंगे, निम्नलिखित बातों को ध्यान रखेंगे जब उसको अग्रिम, इसको कहते हैं अग्रिम जमानत की, जैसे अगर लगे कि हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो ऐसी गिरफ्तारी में ज़मानत पर छोड़ने को ही अग्रिम जमानत कहते हैं। और ऐसा करते वक्त, अग्रिम जमानत को प्रदान करते वक्त न्यायालय क्या करेगा, निम्न बातों के साथ, उच्च न्यायालय जमानत पर यहाँ पर थे, उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय को आवेदन कर सकता है और कर सकता है कि ऐसी गिरफ्तारी की उसे जमानत छोड़ दी। और उच्च न्यायालय अन्य बातों के साथ निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए, कौन कौन सी बातें हैं, पहली, अभियोग की प्रकृति और गंभीरता, कि किस तरह का अभियोग लगा है उस पर। दूसरी बात, आवेदक के पूर्वतन तथ्य की, क्या उसने किसी संज्ञेय अपराध की बाबत किसी न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध पर पहले सजा भुगती है। पहले ये देखेगा मामला न्यायालय की
अभियोग की प्रकृति क्या है। दूसरा ये देखेगा कि क्या सचमुच में पहले भी ये किसी संज्ञेय अपराध के मामले में दोष सिद्ध किया जा चुका है। तीसरी बात देखेगा न्यायालय से भागने के आवेदक की संभावना की ऐसा तो नहीं है कि अग्रिम जमानत मिल जाए और ये निकल लें। चौथी और आखिरी बात जो इस उपधारा 1 में है वो है जहां आवेदक द्वारा उसे इस प्रकार गिरफ्तार कराकर क्षति पहुंचाने अपमान करने के उद्देश्य से अभियोग लगाया गया है। न्यायालय देखेगा कि ऐसा तो नहीं है कि जानबूझ के कोई इज्जतदार आदमी है और इसको ज़बरदस्ती अपराध में फंसा के इसकी अपहानि की जा रही है, इसकी मानहानि की जा सकती है या अपमान किया जाने के उद्देश्य से तो ऐसा अभियोग नहीं लगाया गया है। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद, ये चारों चीज़ों पर विचार करने के बाद या तो तत्काल आवेदन अस्वीकार करेगा या अग्रिम जमानत मंजूर करने के लिए अंतरिम आदेश देगा। कहने का मतलब है अगर उसको लगेगा कि कुछ मामला गंभीर नहीं है और जमानत नहीं देना चाहिए अग्रिम जमानत, तो उसको अस्वीकार कर देगा। और अगर उसे लगता है कि अगर अग्रिम जमानत के कुछ पहलू लग रहे हैं तो उसको अंतरिम आदेश दे देगा। अब अंतरिम, ये अंतिम नहीं है, अंतरिम आदेश दिया है। यहाँ पर देखें उपधारा 2 क्या कह रही है। जहाँ यथास्थिति उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय उपधारा 1 के अधीन अग्रिम जमानत मंजूर करने के लिए अंतरिम आदेश जारी करना समीचीन समझे, वहाँ उक्त न्यायालय को उसमें से ऐसी दिनांक उपदर्शित करनी होगी जिस दिनांक को अग्रिम जमानत मंजूर करने के लिए आवेदन पर आदेश पारित करने हेतु अंतिम सुनवाई की जाएगी। यदि न्यायालय आवश्यक समझे तो अग्रिम जमानत मंजूर करते समय अन्य शर्तों के साथ निम्न शर्तों को भी सम्मिलित करेगा। कहने का मतलब है अगर न्यायालय को लगा कि इनको अग्रिम जमानत दी जानी चाहिए तो वो क्या करेगा, एक ऐसी तिथि तो घोषित करेगा कि उस तिथि को आप आइए और हम देखते हैं कि आपके अग्रिम जमानत को मंजूर करने का आदेश पारित करने के लिए आपकी सुनवाई करते हैं आपके मामले की, और अगर बन सकेगा तो हम अंतिम सुनवाई के बाद आपको अग्रिम जमानत प्रदान कर देंगे। तो उसके बाद क्या करेगा, अगर अग्रिम जमानत है उसका अंतिम आदेश जो दे रहा है या अग्रिम आदेश जो दे रहा है अभी फ़िलहाल उसमें अभी अंतिम नहीं हो जाएगा आदेश, इसका अंतरिम आदेश होगा। अंतिम नहीं, अंतरिम, अंतरिम मीन्स बीच वाला। अंतिम आदेश अंतिम सुनवाई होगी उसकी, जो अंतरिम जमानत चाह रहा है अंतिम सुनवाई के लिए उसको बुलाएगा। और क्या करेगा, अग्रिम जमानत मंजूर करने, अगर उसका इरादा बना लिया तो अग्रिम जमानत मंजूर करते वक्त उसके साथ और शर्तें तो सही ही हैं, उसके अलावा निम्नलिखित शर्तें लगा सकेगा। कौन कौन सी? पहली शर्त यह है कि वो व्यक्ति दूसरे अधिकारी द्वारा पूछे जाने वाले परिप्रश्नों का उत्तर देने के लिए जैसा और जब तक अपेक्षित हो हाजिर हो। कि हम आपको अग्रिम जमानत तो प्रदान कर सकते हैं, ये कहेगा न्यायालय, मगर शर्त यह है कि जब भी किसी पुलिस अधिकारी द्वारा आपसे प्रश्नों का उत्तर जानना की अपेक्षा करें तो आप पुलिस अधिकारी के समक्ष उपस्थित हो जाएं। दूसरी शर्त ये रखेगा, ये शर्त की मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को उत्प्रेरणा, धमकी, वचन नहीं देगा कि वो तथ्यों को प्रकट ना करे। मतलब ये मामले से जो अवगत व्यक्ति हैं, जो मामले को जानते हैं, जो अपराधों से संबंधित मामले, अपराध करने से संबंधित मामले हैं, उन लोगों को ना ही धमकी देगा, ना उत्प्रेरणा देगा, ना ही लालच देगा, ना वचन देगा कि ऐसा है कि आप न्यायालय के समक्ष या अधिकारी किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ये सब बातें ना बताना। ऐसा करने के लिए उनको उत्प्रेरित नहीं करेगा, ये शर्त रखेगा। तीसरी शर्त ये है, ये शर्त कि वो व्यक्ति न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेगा। ये भी शर्त लगा दी जाएगी कि हम जमानत तो दे रहे हैं, अंतरिम जमानत दे रहे हैं, मगर ऐसा नहीं है आप हमें बिना बताए न्यायालय की बिना अनुज्ञा के भारत छोड़ कर भाग जाएं। चौथी और आखिरी शर्त लगाएगा, ऐसी अन्य शर्तें जो धारा 437(3) के अधीन अधिरोपित की जा सकती हैं। कहने का मतलब है हमने आपको धारा 437 बढ़ाई थी, उसमें भी धारा 3 थी, उसमें भी न्यायालय ने शर्तें लगाई थी, और वो शर्तें भी यहाँ पर वो क्या करेगा, अंतरिम जमानत देने वाला न्यायालय लगा सकता है। फिर आ जाइए, इसमें एक केस है बहुत इंपॉर्टेंट निर्णय जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है 2020 में, सुशीला अग्रवाल बनाम राज्य, और राज्य क्या है, दिल्ली एनसीआर की बात है, ये राज्य को ब्रैकेट में दिल्ली एनसीआर लिख सकते हैं, 2020 सुप्रीम कोर्ट। इसमें एग्जैक्टली प्रश्न ये उठा था कि जो अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है ये इसकी समय सीमा क्या है, कब तक ये अग्रिम जमानत रहती है, प्रवर्तित रहती है, इन्फोर्स रहती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कह दिया कि इसकी कोई समय सीमा नहीं है। हाँ ये है कि जब तक विचारण चलता है मामले का, जब तक ट्रायल चलता है
तब तक के लिए ये अग्रिम ज़मानत है। मतलब आप अग्रिम ज़मानत का फ़ायदा तब तक ले सकते हैं जब तक कि आपके उस संबंधित जिसमें आपने अग्रिम ज़मानत ली है उसका विचारण चल रहा हो। फिर उपधारा 3 में आ जाइए। 438 धारा की उपधारा 3 कहती है, जहां न्यायालय उपधारा 1 के अधीन कोई अंतरिम आदेश प्रदान करे वहां वो तत्काल अन्यून 7 दिन की नोटिस के साथ ऐसे आदेश की एक प्रति लोक अभियोजक और पुलिस अधीक्षक को न्यायालय द्वारा आवेदन की अंतिम सुनवाई किए जाने हेतु उनको सुनवाई का युक्त अवसर प्रदान करने की दृष्टि से तामील कराएगा। कहने का मतलब है, जो अग्रिम जमानत का अंतरिम आदेश तो न्यायालय ने दिया, सेशन न्यायालय और उच्च न्यायालय ने, मगर वो क्या करेगा, इस आदेश के देने के 7 दिन के अंदर अंदर क्या करेगा, एक नोटिस भेजेगा ऐसे अभियोजक को जो उस मामले से संबंधित हैं कि वो अपने इसका अपोज कर सकें या इस ज़मानत का अपोज कर सकें अग्रिम ज़मानत का, या बता सकें कि इसके अलावा भी कोई तथ्य ऐसे तो नहीं है जो हमारे संज्ञान में नहीं है। और पुलिस अधीक्षक को भी एक कॉपी भेजेगा उस अंतरिम आदेश की जिसके द्वारा उसने अग्रिम ज़मानत मंजूर की थी। तो उनको 7 दिन के अंदर अंदर ये जो अंतरिम आदेश दिया है उसकी प्रति भेजेगा और उनको भी सुनवाई का युक्त अवसर देगा। फिर क्या होगा देखें, अगर अब ये लोग अभियोजक और ये पुलिस अधीक्षक उपस्थित हो सकते हैं न्यायालय में। देखिए उपधारा 4 में, उपधारा 2 के अधीन अंतरिम आदेश में उपदर्शित दिनांकों को न्यायालय लोक अभियोजक और आवेदक की सुनवाई करेगा और उनके प्रतिवादों पर सम्यक रूप से विचार करने के पश्चात वो अंतरिम आदेश की या तो पुष्टि कर सकता है, उसमें उपांतरण कर सकता है या उसे रद्द कर सकता है। कहने का मतलब है, अंतरिम आदेश पारित किया, उसके बाद उसने उपधारा 3 के अनुसार लोक अभियोजक और पुलिस अधीक्षक को बुलाया, उनसे भी सवाल जवाब हुए, उनके पक्ष को सुना और सारी सुनवाई करने के पास पक्ष और विपक्ष की सुनवाई के बाद न्यायालय को अगर लगता है कि ये निर्णय जो था अंतरिम आदेश जो था अग्रिम जमानत प्रदान करने का ये ठीक था, तो उसकी पुष्टि कर देगा। अगर लगता है उसको नहीं, इसमें कुछ परिवर्तन होना चाहिए क्योंकि लोक अभियोजक या पुलिस अधीक्षक ने कुछ ऐसी बात बताई है जिसकी उसमें उपांतरण किया जाना चाहिए, तो उपांतरित कर देगा। और लगता है अगर उसको कि अग्रिम जमानत नहीं दी जाना चाहिए तो अपने जो पहले का आदेश था उसको रद्द कर देगा। इससे भी संबंधित एक केस लॉ है नाथू सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य जो 2021। इस नाथू सिंह के केस में हुआ क्या था कि व्यक्ति जो था इस केस नाथू सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2021 में हाईकोर्ट ने क्या किया, अग्रिम जमानत तो नहीं प्रदान की अभियुक्त को, मगर ये कह दिया कि इनको 90 दिन तक गिरफ्तार ना किया जाए और 90 दिन के अंदर ये क्या करें, रेगुलर जमानत प्राप्त कर लें न्यायालय से। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अधिकारता तो उच्च न्यायालय को है ही नहीं, या तो वो अग्रिम जमानत मंजूर करे या ना करे। और अगर अग्रिम जमानत नहीं दी है उसने तो ये शर्त कैसे लगा सकता है उच्च न्यायालय कि इनको गिरफ्तार ना किया जाए। और इस जो उच्च न्यायालय का निर्णय था अग्रिम जमानत के ना देने के बावजूद भी उस अभियुक्त को गिरफ्तारी से प्रतिरक्षा प्रदान करना, उसको निरस्त कर दिया। और उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आप अपने हिसाब से इन्वेस्टिगेशन करिए, अन्वेषण करिए। जब अग्रिम जमानत नहीं प्रदान की है तो इसको कोई अधिकार नहीं है कि अभियुक्त व्यक्ति को छुट्टा छोड़ा जाए, या आपको लगता है गिरफ्तारी की जाना चाहिए तो बिल्कुल गिरफ्तार करिए। फिर आ जाइए उपधारा 5। उपधारा 5 क्या कहती है, उपधारा 1 के अधीन स्थायी स्थिति उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय अग्रिम जमानत मंजूर किए जाने के किसी आवेदन का अंतिम निस्तारण ऐसा आवेदन किए जाने के दिनांक से 30 दिनों के भीतर करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो अग्रिम जमानत का आवेदन दिया गया है उसके 30 दिनों के अंदर अंदर क्या करेगा, न्यायालय अंतिम निपटारा कर देगा कि अग्रिम जमानत देना है कि नहीं देना है। फिर उपधारा 6, जगह कम थी इसलिए इस तरह से लिख दिया है। इस उपधारा 6 में क्या है, ये भी प्रश्न आता है। अब इसमें चूंकि 6 उपधाराएं हो चुकी तो कम से कम 6 प्रश्न आप पहले ही 5 प्रश्नों के उत्तर आप पहले समझ चुके हैं। छठा उत्तर ये बन रहा है कि ये धारा किन उपबंधों पर लागू नहीं होगी। ये भी पूछा जाता है अलग से कि अग्रिम जमानत किन मामलों में दी ही नहीं जाएगी। तो 5 बातें बताई गई हैं। पहली बात है जिसमें अग्रिम जमानत नहीं दी जाएगी कि विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967।
जो भी विधि विरुद्ध क्रियाकलाप हैं उनके लिए अग्रिम जमानत प्रदान नहीं की जाएगी। दूसरी बात, स्वापक औषधि एनडीपीएस जिसको कहते हैं और मना प्रभावी पदार्थ अधिनियम एनडीपीएस एक्ट कहते हैं इसको, उसके अंतर्गत जो अपराध आ रहे हैं उनमें आपको अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी। तीसरी बात, शासकीय गुप्त बात अधिनियम, जो शासन से रिलेटेड या शासकीय कार्य है और गुप्त बात अधिनियम के अंतर्गत कोई अपराध कर रहा है व्यक्ति तो उसके अंतर्गत अग्रिम जमानत नहीं प्रदान की जाएगी। चौथी बात, उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसको भी अग्रिम जमानत नहीं प्रदान की जाएगी। पांचवी और आखिरी बात, ऐसे अपराधों जिसमें मृत्यु दंडादेश अधिनिर्णीत किया गया है, वो सारे अपराध जिनमें दंडादेश जो है मृत्यु दंड का दिया गया है उनमें उसमें क्या होगी, अग्रिम जमानत नहीं प्रदान की जाएगी। ये सारा का सारा मैटर अग्रिम जमानत से संबंधित है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा। बहुत प्रश्न आते हैं, बीच बीच से प्रश्न बनते हैं, अराइज होते हैं, प्रॉब्लम्स बनती हैं मेंस में, प्री में डायरेक्ट आता है, तो बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। फिर धारा 469 469 पर सीमा नहीं सॉरी, पहले 438 पे थे ना, तो 439 पाएंगे। 439 गलत पहुंच गए। 439 धारा क्या कर रही है, जमानत के बारे में उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय की विशेष शक्तियां। बहुत से ऐसे मामले हैं जिनमें सेशन न्यायालय या उच्च न्यायालय अपनी शक्तियों का विशेषता प्रयोग करते हुए ऐसे व्यक्तियों को भी जमानत प्रदान कर सकता है जो सामान्य तौर पर हम लोगों को प्रथम दृष्टया लगता है कि इनको जमानत नहीं मिलना चाहिए थी, तो उनको भी जमानत प्रदान कर सकते हैं। कौन? उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय। और जितने भी इसमें भी इसका भी धारा 2 है, जिस अगर जमानत पहले प्रदान कर दी है उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय ने और उसको बाद में लगता है कि जमानत को रद्द कर दिया जाना चाहिए तो जमानत को रद्द कर देगा और अभियुक्त को फिर से गिरफ्तार कराने का निर्देश दे सकेगा। हर जमानत में ये बात आप याद रखिएगा। यही बात 439 की धारा 2 में भी है, जैसे धारा 437 2 में थी, उपधारा 2 में थी। अब अध्याय 34 451 धारा से 459 धारा तक है। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन मतलब अध्याय नहीं है ये। एक धारा इसकी पूछी जाती है, धारा 459। हालांकि 400 धारा 58 और 59 दोनों में ही संपत्तियों के बेचने के बारे में बात हुई है। तो पूछा जाता है, देखिए, विनश्वर वो संपत्ति को बेचने की शक्ति। विनश्वर वो शक्ति होती है जो ईजिली ख़त्म होने वाली है, ख़राब होने वाली है, सड़ने वाली है, ख़राब हो जाने वाली है। तो शक्तियों को बेचने की शक्ति किसको है? मजिस्ट्रेट को है। पहली बात तो पुलिस अधिकारियों को नहीं है। तो मजिस्ट्रेट शीघ्रता और प्रकृतता क्षयशील संपत्ति को विक्रय करने का निर्देश दे सकता है। कि ये पूछा जाता है कि ये शक्ति किसको है। फिर आप आ जाइए अध्याय 35 धारा 460 से लेकर 466 तक है और अनियमित कार्रवाइयों से संबंधित है ये धारा 35। इसमें कई एक प्रश्न मुख्य परीक्षा से संबंधित बनते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है ये अध्याय 35। तो पहले तो आ जाइए, सबसे पहली इसकी धारा जो धारा 460 है, वे अनियमितताएं जो कार्रवाई को दूषित नहीं करती। पहली बात तो ये पूछी जाती है कि दूषित नहीं करती हैं, ये किस धारा में उल्लेख है। तो आपको सीधे सीधे से बताना है कि सीआरपीसी की धारा 460 कहती है, छोटा हो गया, धारा 460 कहती है कि वे अनियमितताएं जो क्या करेंगी, कार्रवाई को दूषित नहीं करती। क्या मतलब है? पहले तो इसका मतलब समझ लीजिए, पहले ही पॉइंट में मतलब बता दिया गया है इसका। यदि कोई मजिस्ट्रेट जो निम्नलिखित बातों में से किसी को करने के लिए विधि द्वारा सशक्त नहीं है, गलती से सद्भाव पूर्वक उस बात को करता है, तो उसकी कार्रवाई को केवल इस आधार पर कि वो सशक्त नहीं था अपास्त नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब है किसी भी मजिस्ट्रेट से ये अनियमितता हो गई है कि वो उस कार्य के लिए सशक्त नहीं किया गया था, फिर भी उसने गलती से मगर सद्भाव पूर्वक कोई वो विधिक कार्य कर दिया है, विधिक कार्रवाई कर दी है, तो उसकी कार्रवाई को गलत या दूषित नहीं माना जाएगा या उसके निर्णय को, आदेश को दूषित नहीं माना जाएगा और कार्रवाई विधिपूर्ण मान ली जाएगी। कौन कौन सी कार्रवाइयाँ हैं समझ ले। पहली कार्रवाई,
हालांकि इसको हमने शॉर्ट में लाल पेन से लिख दिया है, जितनी भी धाराएं हैं मोबाइल नंबर टाइप में लिख दिया है 94, 155, 176, 187, 190, 192, 306, 458, 459। ये सारी की सारी CRPC की धाराएं हैं जिनका हम आपको वर्णन करके बता रहे हैं। पहली बात है कि कौन सी कार्रवाई क्या करेगी, दूषित नहीं करेगी, दूषित नहीं होगी। पहली कार्रवाई है धारा 54 के अधीन तलाशी वारंट जारी करना। अगर कोई मजिस्ट्रेट तलाशी वारंट जारी कर देता है, हालांकि वो तलाशी वारंट को जारी करने के लिए सशक्त नहीं था, फिर भी उसका ये कार्रवाई कि तलाशी वारंट जारी करना गलत नहीं मानी जाएगी, दूषित नहीं मानी जाएगी। दूसरी बात, किसी अपराध का अन्वेषण करने के लिए पुलिस अधिकारी को धारा 125 के अधीन आदेश देना। जैसा कि हमने बताया था, धारा 155 जो होती है CRPC की, वो असंज्ञेय मामलों में इत्तला देने से संबंधित होती है। और जब आप असंज्ञेय मामलों में इत्तला देते हैं तो पुलिस जो अधिकारी होता है वो आपको मजिस्ट्रेट के पास जाने को कहता है आप वहाँ से ये आदेश दिलवाइए हमें कि हम आपके अपराध का अन्वेषण करें, आप पर हुए अपराध का अन्वेषण करें। तो अगर कोई मजिस्ट्रेट ऐसी कार्रवाई के लिए 155 के अंतर्गत कार्रवाई करने के लिए आदेश दे देता है तो उसके आदेश को दूषित नहीं माना जाएगा। फिर धारा 176 हमने आपको पढ़ाई है डिटेल, सारी धाराएं हम पढ़ाए हैं जितनी भी इसमें धाराएं आ रही हैं। धारा 176 के अधीन मृत्यु समीक्षा हमने बताया था, 3 मजिस्ट्रेट उसमें बताए थे मृत्यु समीक्षा कर सकते हैं। उनके अलावा भी अगर किसी मजिस्ट्रेट ने मृत्यु समीक्षा कर दी है तो उसके कार्य को दूषित नहीं माना जाएगा। चौथी बात, किसी अपराध का धारा 190 की उपधारा 1 के खंड का या खा के अधीन संज्ञान करना। हमने 100 धारा 90 आपको डिटेल्ड पढ़ाई है, उसमें खंड जो उपधारा 1 थी उसके खंड का और खा में जो बातें हैं जो अपराध का संज्ञान से संबंधित हैं, वो धाराएं जो अगर उन खंडों के अंतर्गत अगर कोई मजिस्ट्रेट कार्य करता है, निर्णय देता है तो उसके निर्णय को दूषित नहीं माना जाएगा, आदेश को दूषित नहीं माना जाएगा। पांचवी बात है, किसी मामले को धारा 192 की उपधारा 2 के अधीन मामले को हवाले करना। जैसा कि हमने बताया था धारा 192 में कि एक मजिस्ट्रेट जो क्या करेगा, दूसरे मजिस्ट्रेट को मामला हवाले कर देगा, और ऐसी कार्रवाई अगर कर देता है तो वो दूषित कार्रवाई नहीं है। धारा 306 के अंतर्गत हमने क्षमादान पढ़ाया था, और अगर क्षमादान कर देता है कोई मजिस्ट्रेट जिसको अधिकारता नहीं है तब भी वो दूषित कार्रवाई नहीं है। धारा 410 के अंतर्गत है अधीन मामलों को वापस मंगाना या स्वयं विचारण करना। कोई भी मामला जो अधीनस्थ न्यायालय के पास चल रहा है वो ऊपर वाला न्यायालय अपने पास मंगा ले या उसका स्वयं विचारण करने लगे, तब भी यहाँ पर वो कार्रवाई दूषित कार्रवाई नहीं मानी जाएगी। आखिरी बात है धारा 458 या धारा 459 के अधीन संपत्ति का विक्रय, जो कि अभी हमने बताया था कि अगर कोई मजिस्ट्रेट जो संपत्ति को विक्रय करने का आदेश नहीं अधिकार नहीं रखता था, विक्रय करने का आदेश देने का अधिकार नहीं रखता था, फिर भी उसने विक्रय को संपत्ति को विक्रय करने का आदेश दे दिया, तब भी उसकी कार्रवाई को दूषित नहीं माना जाएगा। फिर आ जाइए आप धारा 461 में वे अनियमितताएं जो कार्रवाई को दूषित करती हैं। अब क्या होगा, अब ये सद्भाव पूर्वक कार्य करने का जो मजिस्ट्रेट का कार्य है उसका लाभ मजिस्ट्रेट को नहीं मिलेगा। और अगर इन धाराओं के अंतर्गत अगर कोई मजिस्ट्रेट या कोई न्यायालय कार्य कर देता है, कार्रवाई कर देता है, तो उसकी अनियमित कार्य को अनियमितता माना जाएगा और वो कार्रवाई दूषित मानी जाएगी। देख लें पहले, यदि कोई मजिस्ट्रेट जो निम्नलिखित बातों में से कोई बात विधि द्वारा इस निमित्त सशक्त न होते हुए करता है तो उसकी कार्रवाई शून्य होगी। इसमें कौन कौन सी धाराएं हैं? सारी CRPC की धाराएं हैं। धारा 83, 92, 107, 109, 125, 133, 143, 190, 190 1 का खंड घ, 190 की उपधारा 1 का खंड घ। उसके अलावा लास्ट धारा है 397। अब इसको समझ लें वर्ड्स में कैसे है। पहला पॉइंट कौन सा है, जो अगर कार्रवाई कर देता है तो अनियमित कार्रवाई होगी। संपत्ति को धारा 83 के अंदर अधीन कुर्क करना और उसका विक्रय करना। अगर कोई मजिस्ट्रेट संपत्ति की कुर्की और बिक्री के लिए प्राधिकृत नहीं है और वो संपत्ति की कुर्की या विक्रय करने का आदेश दे देता है तो उसका ये आदेश शून्य माना जाएगा। अनियमितता, ये कार्रवाई जो होगी अनियमित कार्रवाई मानी जाएगी। फिर आ जाइए आप धारा 92 के अनुसार किसी प्राधिकारी की अभिरक्षा में दस्तावेज के लिए तलाशी वारंट जारी करना। अगर कोई मजिस्ट्रेट क्या होता है, उसके प्राधिकार में अभिरक्षा में कोई दस्तावेज है, जो हमने बताया था जो धारा 92 बहुत डिटेल्ड पढ़ाई है हमने आपको CRPC की। कुछ ऐसे अधिकारी होते हैं जिनकी अभिरक्षा में कुछ जो ये डाक वगैरह के पार्सल होते हैं
उनको आदेश देने का, उनको उनकी तलाशी लेने का या उनको उनके दस्तावेजों को पेश करने का अधिकार, पेश करने का आदेश देने का अधिकार कुछ ही मजिस्ट्रेट को है। उसके अलावा अगर कोई और न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट ये आदेश देता है तो वो अनियमितता शून्य होगी। फिर आ जाइए आप, परिशांति कायम करने के लिए प्रतिभूति की मांग। कोई भी परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति या गारंटी आप मांग रहे हैं और उसके लिए आप प्राधिकृत नहीं है, तो ये आपकी जो कार्रवाई है वो दूषित कार्रवाई मानी जाएगी, शून्य कार्रवाई मानी जाएगी। फिर आ जाइए आप, सदाचार के लिए प्रतिभूति की मांग, जो कि धारा 109 के अंतर्गत आती है। सदाचारी बने रहने के लिए प्रतिभूति की अगर आप मांग कर रहे हैं और मांग करने लायक नहीं है, प्रतिभूति को लेने के लायक नहीं है, तो आपका कार्य जो है वो शून्य कार्रवाई है। 5वें में आ जाइए, सदाचारी बने रहने के लिए विधिपूर्व आबद्ध व्यक्ति को उन्मोचित करना। कहने का मतलब है सदाचारी बने रहने के लिए विधिपूर्ण आबद्ध व्यक्ति जो कोई था और आप उसको उन्मोचित करने के लिए प्राधिकृत नहीं थे और आपने उस व्यक्ति को उन्मोचित कर दिया, तो आपकी कार्रवाई शून्य है। 6ठे पॉइंट में है, परिशांति कायम रखने के लिए बंद पत्र को रद्द करना। जो परिशांति कायम करने के लिए बंद पत्र भरवाया जाता है उसको रद्द करने का अधिकार कुछ मजिस्ट्रेट को ही है। अगर आपको है तो ठीक है, अगर आपको नहीं है और आपने ये कार्रवाई की तो आपकी कार्रवाई शून्य है। फिर आ जाइए पॉइंट 7 पर, धारा 125 के अधीन भरण पोषण के लिए आदेश देना। अगर आप चूंकि प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट से नीचे का मजिस्ट्रेट धारा 125 CRPC के अंतर्गत भरण पोषण का आदेश देने का हकदार नहीं है, और अगर कोई ऐसा व्यक्ति भरण पोषण का आदेश दे रहा है तो उसकी कार्रवाई जो है शून्य है, अनियमितता है, ये वो नहीं, इसकी कार्रवाई को सही नहीं माना जाएगा। फिर पॉइंट 8 पर आ जाइए, स्थानीय न्यूसेंस के बारे में धारा 133 के अधीन आदेश देना। जो स्थानीय न्यूसेंस है उनको हटाने का आदेश देने की अधिकारता कुछ मजिस्ट्रेट को ये है। अगर वो उसके अलावा कोई मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश दे रहा है तो उसकी कार्रवाई को, उसकी जो कार्रवाई 133 के अंतर्गत की गई है वो कार्रवाई शून्य हो जाएगी। फिर पॉइंट 9 पे आ जाइए, लोक न्यूसेंस की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए धारा 143 का आदेश। को न्यूसेंस हुआ है, उसको बार बार कोई रिपीट कर रहा है और उसको रोकने के लिए आदेश देने का आदेश कुछ मजिस्ट्रेट को ही है, उसके अलावा कोई करता है धारा 143 के अंतर्गत तो उसका कार्रवाई जो है वो शून्य कार्रवाई है। पॉइंट 10 पे आ जाइए, किसी अपराध का धारा 190 की उपधारा 1 के खंड ग के अधीन संज्ञान। आप ध्यान से समझ लीजिए, धारा 90 की जो उपधारा 1 है उसके खंड का और खा आते हैं, अनियमितताएं शून्य नहीं होती। जबकि अगर 190 की धारा 190 की उपधारा 1 ग के अंतर्गत अगर कोई मजिस्ट्रेट संज्ञान करता है या आदेश कर रहा है तो वो उसकी कार्रवाई को शून्य कार्रवाई माना जाएगा। पॉइंट 11 में है, किसी अपराधी का विचारण करना। अगर आप विचारण करने के लिए सशक्त नहीं है और आप विचारण कर रहे हैं किसी अपराधी का तो आपकी कार्रवाई शून्य है। किसी अपराधी का संक्षिप्त विचारण करना। अगर आप संक्षिप्त विचारण करने के लिए, जैसा कि हमने बताया है धारा 360 में 260 में, तो अगर आप उसके लिए, अगर आप प्राधिकृत नहीं है और आपने संक्षिप्त विचारण किया है तो आपकी कार्रवाई शून्य है। अपील का विनिश्चय करना। अगर आप अपील सुनने के लिए योग्य नहीं है और आप अपील का विनिश्चय कर रहे हैं तो आपकी जो अपील में आदेश आपने दिया है वो आपका आदेश शून्य है। पॉइंट 14 पे, धारा 397 के अधीन अभिलेख मंगाना। अभी हमने पढ़ाया है कुछ इससे पिछले टर्न पर कि धारा 397 के अंतर्गत क्या करता है, कोई मजिस्ट्रेट चाहे वो सेशन न्यायाधीश हो या उच्च न्यायालय हो, अभिलेख मंगाता है और अगर आप इस लायक सशक्त नहीं है और आपने अभिलेख मंगा लिए हैं पुनरीक्षण के लिए तो आपकी कार्रवाई शून्य है। आखिरी बात, धारा 446 के अंतर्गत या अधीन पारित आदेश का पुनरीक्षण करना। अगर आप पुनरीक्षण करने के लिए सशक्त नहीं है और आप पुनरीक्षण कर रहे हैं तो आपकी कार्रवाई शून्य है। ये सारी वे अनियमितताएं हैं जो धारा 461 में बताई गई हैं कि जिनके लिए अगर आप सशक्त नहीं है और ये कार्रवाई आप कर रहे हैं तो आपके द्वारा किया गया कार्य, आपके द्वारा दिया गया आदेश शून्य है, आपकी कार्रवाई शून्य है। ऐसा आदेश देने के लिए आप सशक्त नहीं थे। 460 हो गई, 461, फिर 464 और 465 भी मेंस में। हमने 465 के मुख्य के ब्रैकेट में मुख्य धारा नहीं लिखा है, मुख्य परीक्षा नहीं लिखा है। 464 में देखिए पहले, 464 धारा कहती है आरोप विरचित ना करने या उसके अभाव या उसमें गलती का प्रभाव। तो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये मुख्य परीक्षा हेतु है। और धारा 465 भी मुख्य परीक्षा हेतु है, हालांकि इसके ब्रैकेट में लिखा नहीं है। पहले चले हम लोग धारा 464 पर, जो कि मुख्य परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। क्या कहती है धारा 464, पहले देख लें इसको।
आरोप विरचित न करने या उसके अभाव या उसमें गलती का प्रभाव, मतलब फ्रेमिंग ऑफ चार्ज नहीं हुई है या फिर या तो आरोप विरचित नहीं किया गया या उसका अभाव हो गया उसमें या उसमें ऐसी गलती हो गई, तो उसके अनुसार क्या होगा, कार्रवाई दूषित मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी या किन हालातों में मानी जाएगी या कौन मानेगा। बहुत सारे प्रश्न बनते हैं इससे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें केस लॉ भी है एक। पहले समझ लें पॉइंट को। किसी सक्षम अधिकारिता वाले, बहुत पहली हर लाइन में देखिए राज खुला छुपा हुआ है कि अगर सक्षम अधिकारिता वाला न्यायालय जो है कोई निष्कर्ष, दंडादेश या आदेश केवल इस आधार पर कि कोई आरोप विरचित नहीं किया गया है या इस आधार पर कि आरोपों में कोई गलती, लोप या अनियमितता थी जिसके अंतर्गत आरोपों का कुसंयोजन भी है, उस दशा में ही अविधिमान समझा जाएगा जब अपील, पुष्टिकरण या पुनरीक्षण न्यायालय की राय में उसके कारण वस्तुतः न्याय नहीं हो पाया है। कहने का मतलब है किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा कोई निष्कर्ष दिया गया, दंडादेश दिया गया या आदेश दिया गया, तो जब उसकी कोई अपर न्यायालय पुष्टि करेगा या पुनरीक्षण करेगा या अपील में सुनेगा, तो उस मामले की जिसमें कि आरोप विवेचित करने में कोई त्रुटि हो गई या लोप हो गया या कोई गलती हो गई, जिसके अंतर्गत आरोपों का कुसंयोजन भी है, मतलब गलत तरीके से आरोप लगा दिए गए हैं, तो इन सारे मामलों को तभी अविद्यमान समझा जाएगा या जो पुष्टिकरण या अपीलीय या पुनरीक्षण न्यायालय उनको तभी अविद्यमान मानेंगे उस सक्षम न्यायालय द्वारा दिए गए निष्कर्ष या दंडादेश को, जबकि उनके उस मामले में वस्तुतः न्याय नहीं हो पाया हो। न्यायालय को लगे कि अगर ये बात ऐसी ना होती तो निर्णय कुछ और आता, मतलब न्याय कुछ और ही होता, तभी इस मामले को क्या होगा, इस गलती, त्रुटि या अनियमितता को माना जाएगा, अन्यथा नहीं। दूसरी उपधारा देखें, यदि अपील, पुष्टिकरण या पुनरीक्षण न्यायालय की राय यह है कि वस्तुतः न्याय नहीं हो पाया तो वो कहने का मतलब है अगर अपील या पुष्टिकरण या पुनरीक्षण न्यायालय के पास जब मामला आया कि इन्होंने लोप किया आरोप विरचित करने में या त्रुटि की है, तो उसे लगा कि हाँ भाई न्याय नहीं हो पाया है, तो वो दो काम कर सकता है। कौन क्या काम कर सकता है? पुष्टिकरण या पुनरीक्षण या अपील न्यायालय, पहली बात, आरोप विरचित न किए जाने वाली दशा में ये आदेश कर सकता है कि आरोप विरचित किया जाए और आरोप की विरचना के ठीक पश्चात से विचारण पुनः प्रारंभ किया जाए। अगर आरोप विरचित नहीं हुआ है तो वो क्या करेगा, आदेश देगा कि आरोप विरचित करिए और इस विरचित आरोप पर क्या करिए, पुनः विचारण प्रारंभ करिए। इससे रिलेटेड एक मामला है, इससे भी है और धारा 465 से भी संबंधित है। धारा 465 की उपधारा 2 से भी संबंधित है, अभी हम बताते हैं इसको। ये केस है कामिल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2018 सुप्रीम कोर्ट। इसमें एग्जैक्टली हुआ ये था, यहीं पर हम बता दें, इसमें हुआ था ये जो पक्षकार थे, अपीलार्थी थे, ये डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और इन्होंने डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि आरोप के विरचन करने में त्रुटि की गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आ रहे हैं कि और ये कह रहे हैं कि आरोप की विरचना में गलती हुई, जबकि आपको चाहिए था, अभी हम आपको धारा 265 की उपधारा 2 पढ़ाएंगे, जिसमें कहा जाता है कि अगर आपको लग रहा है आरोप विरचित करने में कोई त्रुटि है तो आप प्रथम न्यायालय में ही ये आपत्ति उठाते। अब आप डायरेक्ट ना आपने सेशन कोर्ट में उठाई, ना आपने हाई कोर्ट में ये आपत्ति उठाई, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आपत्ति उठाने चले आए, इसलिए आपका बात सुनने लायक नहीं है और इनकी अपील को खारिज कर दिया था। दूसरा पॉइंट देखें कि पहली बात तो हो गई कि आरोप विरचित ना किए जाने की दशा में क्या करेगा। फिर उपधारा का देखें आप, खंड खा क्या कहता है, आरोप में किसी गलती, लोप या अनियमितता वाली दशा में ये निर्देश दे सकता है कि किसी ऐसी रीति से जिसे वो ठीक समझे विरचित आरोप पर नया विचारण किया जाए। कहने का मतलब है आरोप तो विरचित हुआ है मगर उसमें कोई गलती हुई है, लोप हुआ है या अनियमितता हुई है, तो ये निर्देश देगा, वहाँ पर आदेश दे रहा था, यहाँ निर्देश देगा कि ऐसी रीत से जिसे वो ठीक समझे, जो भी विरचित आरोप है विरचित हो चुका है, उस पर नया विचारण किया जाए। फिर इसमें एक परंतु जोड़ दिया गया, परंतु यदि न्यायालय की ये राय है कि मामले के तथ्य ऐसे हैं
कि साबित तथ्यों की बाबत अभियुक्त के विरुद्ध कोई विधिमान आरोप नहीं लगाया जा सकता तो वो दोष सिद्धि को अविखंडित कर देगा। कहने का मतलब है जो न्यायालय है उसके समक्ष कोई मामला आया आरोप विरचित करने का या आरोप में विरचना में त्रुटि का, और उसको लगता है कि ये तो इसमें इस अभियुक्त के मुतालिक ये अपराध बन ही नहीं रहा है, तो वो क्या करेगा, जो भी दोष सिद्ध हुई है प्रथम न्यायालय द्वारा उस दोष सिद्धि को भी वो क्या करेगा, विखंडित कर देगा। अब पहले धारा हम चलें 465 की पहले देख लें प्री में किस तरह का प्रश्न आता है। धारा 465 प्री में भी आती है, मेंस में भी आती है। 465 का प्री का मैटर आप समझ लें, वहाँ पर सिर्फ इतना कहा गया है, धारा पूछी जाती है कि निष्कर्ष या दंडादेश कब गलती, लोप या अनियमितता के कारण उलटने योग्य होंगे। तो अगर ये पूछा जाए कि निष्कर्ष या दंडादेश में अगर कोई गलती हो गई है या लोप हो गया है या अनियमितता हो गई है तो कब निर्णय उलट दिया जा सकता है, ये किस धारा में, तो ये धारा 465 में है। और यहाँ पर दो ही बातें याद रखना है कि ये तभी उल्टे जा सकते हैं जब जो पुष्टिकरण या पुनरीक्षण न्यायालय है उसमें वो उसे लगे कि न्याय नहीं हो पाया है, और ऐसी आपत्ति को आपको प्रथम वर्ग न्यायालय में ही उठाना होगा, क्योंकि ये मेंस के लिए भी है। यहाँ पर हमने मेंस लिखा नहीं था, हालांकि मेंस में 465 धारा आती है। इस 465 धारा पे ही बेस्ड 465 की उपधारा 2 पर ही बेस्ड ये केस था अभी जो अभी हमने आपको पढ़ाया था, कामिल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2018 सुप्रीम कोर्ट। ये दोनों जगह लिख सकते हैं, 464 में भी लिख सकते हैं, 465 में भी लिख सकते हैं। 465 देखें, निष्कर्ष या दंडादेश कब गलती, लोप या अनियमितता के कारण उलटने योग्य होगा। पहले तो मामला देख लें क्या है इसमें। इसके पूर्व अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन ये है कि सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा पारित कोई निष्कर्ष, दंडादेश या आदेश विचारण के पूर्व या दौरान परिवाद, सम्मन, वारंट, उद्घोषणा, आदेश, निर्णय या अन्य कार्रवाई में हुई या इस संहिता के अधीन किसी जांच या अन्य कार्रवाई में हुई किसी गलती, लोप या अनियमितता या अभियोजन के लिए मंजूरी में हुई किसी गलती या अनियमितता के कारण अपील, पुष्टिकरण या पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा तब तक ना तो उल्टा जाएगा ना परिवर्तित किया जाएगा जब तक न्यायालय की ये राय नहीं है। कौन से न्यायालय, जो कि पुष्टिकरण कर रहे हैं, अपील कर जिनमें अपील की गई है या जो पुनरीक्षण कर रहे हैं, उनके द्वारा उनकी राय ये ना हो कि उसके कारण वस्तुतः न्याय नहीं हो पाया है। कहने का मतलब है कि सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय ने अगर कोई निर्णय दे दिया है तो उसके निष्कर्ष या दंडादेश को किसी भी गलती, अनियमितता या लोप के कारण ना ही किसी मामले के निष्कर्ष, दंडादेश या आदेश या सम्मन, वारंट मामला हो, घोषणा हो, आदेश हो या कोई भी कार्रवाई हो कि या जांच हो, या चाहे वो त्रुटि जांच में हुई हो, विचारण में हुई हो या कहीं किसी कार्रवाई में हुई हो, तो उस गलती के कारण, उस अनियमितता के कारण कोई भी पुनरीक्षण या पुष्टिकरण या अपील न्यायालय मामले के निष्कर्ष या दंडादेश को या किसी आदेश को तब तक परिवर्तित नहीं करेगा या तब तक उल्टेगा नहीं जब तक कि पुष्टिकरण या पुनरीक्षण या अपील न्यायालय को यह ना लगे कि अगर ये ऐसा ना किया गया तो अन्याय हो जाएगा। कहने का मतलब है अगर वस्तुतः न्याय नहीं हो पाया है उन मामलों के, उन अनियमितताओं के, उन गलतियों के कारण, तभी उस मामले के निष्कर्ष या दंडादेश या आदेश को या किसी भी प्रकार के आदेश को उल्टा जाएगा, अन्यथा नहीं उल्टा जाएगा। दूसरी उपधारा समझ लीजिए इसकी, यदि उपधारा 1 में न्यायालय को लगता है कि न्याय नहीं हो पाया है तो वो न्यायालय इस बात को ध्यान में रखेगा कि क्या आपत्ति कार्रवाई के किसी पूर्वोत्तर प्रक्रम में उठाई जा सकती थी और उठाई जानी चाहिए थी। कहने का मतलब है अगर कोई अनियमितता या गलती का कारण आपको लग रहा है तो आपको चाहिए था कि जैसी भी गलती या कोई अनियमितता आपको लगी थी तो आप उसी न्यायालय में प्रथमता आप दर्ज कराते इस बात को, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कामिल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2018 में कहा कि अगर आपको कोई गलती, अनियमितता लगी थी तो आप प्रथम वर्ग के न्यायालय में ही इस बात को उठा देते, वहीं पर आपका समाधान हो जाता। ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये धारा 465 की उपधारा 2 के अधीन इस मामले को कामिल बनाम उत्तर प्रदेश 2018 के निर्णय को निर्णीत कर दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है ये।
फिर आ जाइए आप 468 हो गई, धारा 468 के बाद आ जाइए आप, एक पॉइंट पूछ लिया जाता है आपसे 469 469 परसीमा काल का प्रारंभ, सॉरी 468 नहीं, 465 में थे हम, 465 अभी हमने पढ़ा दिया केस लॉ के साथ। फिर अध्याय आपका 36 शुरू हो गया, 36 में 467 से लेके 473 धाराएं हैं, 73 तक धाराएं हैं जो कहती हैं कुछ अपराधों का संज्ञान करने के लिए परसीमा। इसमें पहला एक जो धारा है 468 परसीमा काल की समाप्ति के पश्चात संज्ञान का वर्जन। पूछा जाता है परसीमा काल के बाद किसी अपराध का संज्ञान किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है तो किस धारा के अंतर्गत किया जा सकता है, ये तमाम प्रश्न आते हैं। शॉर्ट नोट भी आता है, मेंस में ये धारा खूब पूछी जाती है, धारा 468 समझ लें। परसीमा काल की समाप्ति पश्चात अपराध का वर्जन समझ लें, बिल्कुल क्लियर इस पॉइंट को। उपधारा 1 कह रही है इस संहिता में अन्यंत्र जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय कोई न्यायालय उपधारा 2 में विनिर्दिष्ट प्रवर्ग के किसी अपराध का संज्ञान परसीमा काल की समाप्ति के पश्चात नहीं करेगा। मतलब किसी भी, जैसा कि कहीं छूट दे दी गई हो, उसके अलावा क्या होगा, किसी भी अपराध का संज्ञान परसीमा काल के बाद नहीं किया जाएगा। और परसीमा काल क्या होगा, ये उपधारा 2 में बताया गया। परसीमा काल पहली बात 6 मास होगा यदि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय है। दूसरी बात 1 वर्ष होगा परसीमा काल यदि अपराध 1 वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय है। तीसरी बात परसीमा काल 3 वर्ष होगा यदि अपराध 1 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय है। अब ये मैटर, ये पूरा आपका परसीमा काल से संबंधित हो गया। ये धारा हम 433 आपको पिछले टर्न पर पढ़ा चुके हैं। यहाँ पर हमने अपना नंबर दिया है व्हाट्सएप नंबर 9450770672। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको मामले में कुछ समझने में दिक्कत हो रही हो तो आप इस नंबर पर संपर्क कर लें। उसके अलावा एक प्लेलिस्ट, जब आप हमारा चैनल खोलेंगे, चैनल अगर ढूंढने में कोई असुविधा हो रही है तो डायरेक्ट डालिएगा @the rate ऑफ लॉ क्लासेस बाई फिरोज सर। इस चैनल को डालने के बाद आप हमारा फोटो लगाए वहाँ पर, उसके बाद प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में आपको 3-4 प्लेलिस्ट मिलेंगी, 3 प्लेलिस्ट अब हो गई है टोटल। पहली प्लेलिस्ट तो यही है प्री प्लस मेंस के लिए, इसमें हमने 10 दिन में पूरी CRPC आपको पढ़ा दी है। एक प्लेलिस्ट आपको और मिलेगी कंप्लीट जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के सारे जजमेंट, इसमें हमने हर सेक्शन से रिलेटेड बताए हुए हैं जो खास तौर से 2022 के सुप्रीम कोर्ट के 22 और 23 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं CRPC से संबंधित। ये मिल जाएंगे आपको कंप्लीट जजमेंट्स ऑफ CRPC इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इसके अलावा एक कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको और मिलेगी, मतलब कंप्लीट CRPC करके एक प्लेलिस्ट है जिसमें जो UPPCSJ के नाम से है, UPPSCSJ 2022 का एग्ज़ाम जो हुआ था उससे संबंधित हमने ये मेंस से संबंधित एक प्लेलिस्ट बनाई हुई। इसमें Day 1, Day 2, Day 4, Day 6, Day 8, Day 10, Day 12, Day 12, 14, Day 16 और Day 18, इतने डे की करके ये मेंस का मैटर आपको यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर प्री का मैटर कोई नहीं है। इस तरह से आपको मेंस का मैटर वहाँ पर मिल जाएगा लगा हुआ, जैसा कि ये नंबर हम आपको बता चुके हैं। ठीक, परसीमा काल की बात हुई थी। परसीमा काल को पहले वहाँ पर हम समझ लें, धारा 468 में हुई थी बात परसीमा काल की। एक पॉइंट और वहाँ पर शायद छूटा हुआ है, 468 के बाद एक धारा प्री से और संबंधित और है 469 परसीमा काल का प्रारंभ। तो परसीमा काल का प्रारंभ कब से होता है, ये बात पूछी जाए किस धारा में, तो आप बताएंगे 469 में। और परसीमा काल का प्रारंभ आपका शुरू हो जाता है अपराध की तारीख से, या जिस दिन संज्ञान आया, पुलिस के संज्ञान में कोई बात आई उस तारीख से, या फिर व्यथित व्यक्ति को अपराध की जानकारी होने की दिनांक से। कहने का मतलब है कहीं मान लीजिए कोई आदमी गया था, उसे नहीं पता था उसके घर में चोरी हो गई है, जब वो लौट के आया तब उसे पता लगा कि चोरी हो गई है, तो जैसे ही उसको जानकारी हुई उसी समय से परसीमा काल उसका शुरू हो जाएगा। इस तरह से ये सारे हमने नोट्स आपको यहाँ पर दे दिए हैं जो प्री प्लस मेन से संबंधित है। यहाँ पर आपकी CRPC कंप्लीट हो चुकी है। इसमें कुछ प्रश्न और प्री से संबंधित हैं, वो समझ लें। धारा 471 471 कहती है जिस तारीख को न्यायालय बंद हो उस तारीख का अपवर्जन। ये UPHJS में प्रश्न आ चुका है कि अगर मान लीजिए जिस दिन परसीमा काल समाप्त हो रहा है उस दिन न्यायालय बंद है तो क्या होगा, तो उस
यदि परिसीमा काल उस दिन समाप्त होता है जब न्यायालय बंद है, तब न्यायालय उस दिन संज्ञान कर सकता है जिस दिन न्यायालय पुनः खुलता है। फिर एक धारा 473 है, कुछ दशाओं में परिसीमा काल का विस्तार। कहने का मतलब है कोई भी न्यायालय अगर न्यायहित में ये समझता है कि विलंब जानबूझकर किसी व्यक्ति ने नहीं किया है और कोई ऐसी कंडीशन थी, तो वो क्या कर सकता है, परिसीमा काल को विलंब को या जो परिसीमा काल है उसको बढ़ा सकता है और अपनी लिमिट को, अपनी पावर का यूज़ करके अपराध का संज्ञान कर सकता है। फिर अध्याय 37 जो कि लास्ट है, कुल मिला के सीआरपीसी में 37 अध्याय हैं, 37 अध्याय हैं और 484 धाराएं हैं। तो हम लोग आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। अध्याय 37 में 474 से लेकर 484 धारा तक है और ये अध्याय प्रकीर्ण या मिसलेनियस पॉइंट से संबंधित है, जिसमें पहली धारा 477 ये है, उच्च न्यायालय की नियम बनाने की शक्ति। पूछा जाता है उच्च न्यायालय नियम बना सकता है, तो बिल्कुल बना सकता है, मगर राज्य सरकार की पूर्व सम्मति से उच्च न्यायालय नियम बना सकता है, धारा 477 के अनुसार। एक धारा बहुत इंपॉर्टेंट है जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, धारा 482। ये धारा किससे संबंधित है, उच्च न्यायालय की अंतर्निहित मीन्स इनहेरेंट मतलब अंदर छुपी हुई शक्तियों की व्यावृत्ति कहते हैं सेविंग्स को। इस मामले में ये धारा 484 का मतलब क्या है, इस 484 धारा का मतलब ये है कि उच्च न्यायालय को अपने अगर न्याय के हित में लगता है तो वो अपनी शक्तियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सीमाओं से बाहर जाके भी न्याय के हित में अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा। उसकी शक्तियों पर कोई पाबंदी नहीं है और न्याय दिलाएगा। मैटर को इस तरह समझ लें, इस संहिता की कोई बात उच्च न्यायालय को ऐसे आदेश देने की अंतर्निहित शक्तियों को सीमित या प्रभावित करने वाली न समझी जाएगी, जैसी इस संहिता के अधीन किसी आदेश को प्रभावी करने के लिए या किसी न्यायालय की कार्रवाई का दुरुपयोग निवारित करने के लिए या किसी अन्य प्रकार से न्याय के उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो। कहने का मतलब है न्याय को सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय को हाथ बंधे हुए नहीं है उच्च न्यायालय के, वो अपनी शक्तियों का, उसके अंतर्निहित बहुत बड़ी शक्तियां हैं, उसको बहुत बड़ी पावर है और वो उन शक्तियों का प्रयोग करके अपनी सारी पावर्स को इस्तेमाल करके न्याय दिलाएगा, न्याय को सुनिश्चित कराएगा। आखिरी धारा 484 है जो कि निरसन मीन रिपील और व्यावृत्तियाँ, मतलब जो काम इस अधिनियम से निकाल दी गई धाराएं हैं या धारा से अधिनियम से निकाल दिए गए बहुत सारे चीज़ें हैं अनियमितताओं के कारण है, जिस कारण से भी वो सारे निरसन के बारे में बताती है, निरसन और व्यावृत्तियों के बारे में बताती है धारा 484। इस तरह से आपकी ये सीआरपीसी पूरी हमने 484 धाराओं तक कंप्लीट करा दी। हमने कहा था कि जैसा कि 50 दिन प्रत्येक दिन आपको 50 धाराएं देंगे, हमने प्रत्येक दिन ऑलमोस्ट आपको 50 धाराएं दी और 10 दिन के अंदर अंदर पूरी सीआरपीसी प्री, चाहे वो पूरी यूपी में किसी भी प्री का एग्ज़ाम हो, पीसीएसजे का हो, एचजेएस हो या एपीओ हो या फिर मेंस का एग्ज़ाम हो, चाहे एचजेएस हो, एपीओ हो, पीसीएसजे हो, प्री मेंस या कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम या आप एलएलबी की स्टूडेंट है या एआईवीई का एग्ज़ाम दे रहे हैं, हर एग्ज़ाम से संबंधित पूरा मैटर दिया है। इस मैटर जो 10 दिनों का मैटर है, इससे कोई भी प्रश्न बचेगा नहीं। इसके अलावा एक प्लेलिस्ट में हमने जैसा कि बताया है, सुप्रीम कोर्ट 2022 के सारे निर्णय हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, कंप्लीट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स 2022 करके प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट पर जाकर आप सुप्रीम कोर्ट के सारे जजमेंट्स हमने लिख के हैंड रिटेन नोट्स दिए हुए हैं। हर वीडियो के साथ हमारा कोई भी वीडियो आप पाएंगे, उस हर वीडियो के साथ आप ये हैंड रिटेन नोट्स का पीडीएफ पाएंगे। बेहतर तरीका यही है, पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लीजिए, वीडियो चलाते वक्त मोर लिख के आएगा, मोर को टच करिएगा, पीडीएफ खुलेगा, पीडीएफ को डाउनलोड करके अपने हाथ में पीडीएफ को लेके हमारा मैटर को सुनिएगा, आपको पूरी बात समझ में आएगी। फिर भी अगर कोई असुविधा हो तो हमारे नंबर पर संपर्क करिएगा। इस मैटर को सारे लोगों को शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।